सबसे पहले बात हम उत्तर प्रदेश विधानसभा की करेंगे, जिसके मॉनसून सत्र का आज का दिन ऐतिहासिक रहा, क्योंकि सदन में केवल महिला सदस्यों ने अपनी बात रखी और सवाल पूछे। इस दौरान कृषि, शिक्षा, रोजगार, महंगाई, स्वास्थ्य जैसे जनता से जुड़े अहम मुद्दों पर महिलाओं ने, पक्ष और विपक्ष की दोनों तरफ की महिला विधायकों ने सवाल पूछे, जिनका जवाब सरकार के मंत्रियों ने दिया। सदन की 47 महिला विधायकों को कार्रवाई के दौरान न्यूनतम 3 मिनट से लेकर अधिकतम 8 मिनट तक का समय दिया गया था बोलने के लिए, और यह पहली बार है जब देश की किसी विधानसभा में इस तरह की पहल की गई, जो महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बहुत बड़ी पहल माना जा रहा है। सदन के सम्मानित सदस्यों के साथ साथ देश के प्रत्येक नागरिक को उत्तर प्रदेश से आगे बढ़कर अगर हम देश की भी बात करें तो इस वक्त महिलाओं की आबादी 66 करोड़ से ज्यादा है, पर इनकी हालत कैसी है? क्या है ये फैसला लेने में क्या महिलाएं सक्षम है? क्या घर में ग्रैंड अर्नर की भूमिका निभा सकती हैं? क्या बचपन से इन्हें शिक्षा हासिल करने के लिए अहमियत दी जाती है? और राजनीतिक और आर्थिक भागीदारी इनकी कितनी है? हमारे देश की महिलाओं को अगर हम इन पैरामीटर्स पर आंकते हैं तो इसे हमें दूसरे देशों के पैमाने पर भी देखना होगा। अगर हम वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के जेंडर गैप इंडेक्स 2022 के आंकड़ों को देखें तो हम समझ पाएंगे कि भारतीय राजनीति में महिलाओं की भागीदारी की हकीकत क्या है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने शिक्षा, सेहत, आर्थिक भागीदारी के अलावा राजनीति के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी को समझने के लिए 146 देशों की सूची बनाई है। और अगर हम इसी सूची पर नजर डालें, अगर राजनीति की खास तौर पर बात की जाए तो स्थिति क्या है वो समझते हैं। राजनीति में महिलाओं के दखल के मामले में आइसलैंड सबसे ऊपर है, उसके बाद फिनलैंड का नंबर आता है, नॉर्वे, न्यूजीलैंड, निकारागुआ और कोस्टारिका, रवांडा, जर्मनी, बांग्लादेश और स्वीडन का नाम इसके बाद आता है। वहीं हाल ही में अपनी महारानी को खोने वाला ब्रिटेन 146 देशों की सूची में 24वें पायदान पर है। और अगर हम दूसरे पैमाने पर परखें तो शिक्षा के मामले में 96% तक जेंडर गैप बढ़ा जा सकता है, सेहत के मामले में 93% और आर्थिक भागीदारी के मामले में 35% तक भारत में समानता आ चुकी है। चिंता वाली बात राजनीति में है, यहां सिर्फ 26% ही जेंडर गैप खत्म हो पाया है। यह हाल तब है जब इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत दुनिया का दूसरा ऐसा देश बना जिसकी प्रधानमंत्री महिला थी, जबकि शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक भागीदारी के पैमाने पर टॉप पर नहीं रहने के बावजूद आइसलैंड का प्रदर्शन सबसे अच्छा है, क्योंकि उसके यहां राजनीति में 87% तक जेंडर गैप खत्म किया जा चुका है। राजनीति में जेंडर गैप के इंडेक्स पर आइसलैंड के टॉप पर रहने की एक बहुत बड़ी वजह भी है कि वो दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां अब तक 3 महिलाएं देश की बागडोर संभाल चुके हैं। वहीं लिज ट्रस के प्रधानमंत्री बनने के बाद ब्रिटेन के जेंडर गैप की रैंकिंग में सुधार हुआ, 31वें पायदान पर वो पहुंच गया। ब्रिटेन समेत जिन 31 देशों में प्रधानमंत्री का या फिर राष्ट्रपति पद पर महिलाएं हैं, उनमें 25 जेंडर गैप इंडेक्स में शामिल हैं। आज तो आपकी पहल से सदन में नारी सम्मान की एक प्रशंसनीय अमिट गाथा लिखी जा रही है। जब सदन में महिलाओं को बराबर का हक मिलेगा, तभी जाकर के जनपद में जो बैठे हुए अधिकारी हैं, वो भी हमें सीरियसली लेंगे। महिला सशक्तिकरण का स्वर्णिम अध्याय लिखा जा रहा है। मुख्यमंत्री जी के कड़े तेवर और बड़े फैसलों से अपराधियों और माफियाओं में खलबली मची है। जो सबसे ज्यादा आवश्यक है उसके दाम आज 100 रुपए के पास है। महिलाओं को हर जगह, चाहे वो नौकरियां हो चाहे राजनीति, हर जगह क्यों नहीं 50% की हिस्सेदारी दी जा रही है। प्राय समाज में जिस समय हम लोग चर्चा करते हैं तो ये कहते हैं कि बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ सक्सेसफुल वुमेन। ये नहीं कहा जाता कि बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज ए वुमेन, देयर इज अ सक्सेसफुल वुमेन। तो जो सक्सेसफुल मैन के पीछे सक्सेसफुल वुमेन होती है, जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो बहुत दूर नजर आती है। सक्सेसफुल वुमेन तब होगी जब आपके साथ खड़ी नजर आएगी और आपके आगे चलती हुई नजर आएगी, वो सक्सेसफुल वुमेन है। मैं यहां पर खड़ा होकर जिस समय मैं
देख रहा हूं कि बहुत सारे पीछे खड़ी महिलाओं को बराबरी देने की जरूरत समझते हुए ही यूपी विधानसभा में ये अद्भुत प्रयोग किया गया है। ऐसा देश में पहली बार हुआ है जब किसी विधानसभा का एक दिन पूरी तरह महिला सदस्यों के लिए रिजर्व किया गया। सरकार, प्रशासन और योजनाओं पर पक्ष और विपक्ष की महिला सदस्यों ने अपनी बात रखी। सभी ने अपना अपना नजरिया पेश किया और सदन में बड़े ध्यान से उनको सुना गया। डिग्री लेकर वो दर-दर की ठोकरें खा रहा है मान्यवर। बहुत दुख की बात है ये मान्यवर कि आज का पढ़ा लिखा युवा जो बेरोजगार है वो आत्महत्या करने तक के लिए तैयार है। मान्यवर, मेरे पास एनसीआरबी की एक रिपोर्ट है जिसके अकॉर्डिंग यूपी में मान्यवर 227 लोगों ने सिर्फ अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से आत्महत्या कर ली है। मान्यवर, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये दो महिला शक्ति है, सशक्त है, वो भारत की नारी है, न ज्यादा में न कम में, वह सब में बराबर की अधिकारी है। ये कार्रवाई है और उन सभी के इन सवालों का बारी बारी से जवाब सरकार की ओर से दिया गया, लेकिन इस पूरे सत्र की खास बात ये रही कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल पर प्रश्न पूछने के नियमों से महिला सदस्यों को छूट दी गई। अब माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने कहा नियम शिथिल कर दो, तो ये कर रहे हैं सब। पूरे सत्र के दौरान कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, महिला सुरक्षा और महंगाई जैसे मुद्दे महिला विधायकों के एजेंडे में सबसे ऊपर रहे। ज्यादातर महिलाओं ने अपने सवालों के जरिए सरकार का ध्यान इन मुद्दों की ओर खींचा। खाद के दाम, बीज के दाम, बिजली और डीजल जो सबसे ज्यादा आवश्यक है उसके दाम आज 100 रुपए के पार चले गए। डीजल से ही सिंचाई, बढ़ाई, बुआई, कटाई हर चीज डीजल पे आधारित है। तो मेरा सीधा सा एक सवाल है कि अगर ये जो लागत मूल्य माननीय मंत्री जी ने कहा कि ये केंद्र सरकार निर्धारित करती है, उत्तर में जो आया, मैं जानना चाहती हूँ क्या प्रदेश सरकार किसानों की समस्या को देखते हुए जो उनकी लागत बढ़ रही है, क्या इस पर केंद्र सरकार को ये प्रस्ताव भेजेगी कि ये अपर्याप्त है और इसको बढ़ाया जाए? जो उत्तर प्रदेश में महिलाओं के साथ हो रहा अत्याचार है, दुष्कर्म है, उस पे सबकी नजर को ले जाना चाहती हूँ। आज जिस तरीके से चाहे वो छात्राएं हो, जो बच्चियां हो, जो स्कूल जाने वाली, उनके साथ दुष्कर्म हो रहे हैं। एक महिला जब अपने घर में है तो घर में घुस करके उसकी हत्या कर दी जाती है। आज एक छोटी बच्ची अगर वो खेल रही होती है तो उसका वहां से अपहरण कर लिया जाता है और उसके कुछ दिनों बाद उसकी लाश मिलती है। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जिस तरीके से शक्ति का रूप हमारी माताओं, बहनों के साथ, हमारी बेटियों के साथ जिस तरह से दुष्कर्म हो रहे हैं, ये बहुत ही दर्दनाक है, बहुत ही दयनीय स्थिति है। बड़ी बात यह है कि इस बार यूपी विधानसभा में सबसे ज्यादा 47 यानी 10.90% महिलाएं जीतकर पहुंची हैं। हालांकि अतीत पर नजर डाली जाए तो पहले ऐसा नहीं होता था। यूपी की पहली विधानसभा में महिला विधायकों की भागीदारी महज 2.55% थी, जबकि दूसरी विधानसभा में ये आंकड़ा 6% हुआ, तो चौथी विधानसभा में ये आंकड़ा घटकर 1.64% हो गया। लेकिन इसके बाद साल दर साल महिलाओं की हिस्सेदारी यूपी विधानसभा में बढ़ी है और 2 महिलाओं सुचेता कृपलानी और मायावती को यूपी का सीएम बनने का मौका मिला, तो कई बार महिलाओं को मंत्री पद भी दिया गया। लेकिन अब भी राज्य की राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की जरूरत महसूस की जाती है। यूपी विधानसभा में आज एक नया इतिहास बना। पूरा दिन महिलाओं को समर्पित था, महिलाओं के नाम रहा, महिला विधायकों ने अपनी आवाज बुलंद की। दरअसल ये पहल इसलिए की गई थी कि यूपी विधानसभा में जो 47 महिला विधायक हैं, वो उत्तर प्रदेश की हर महिला की बात, उनके मुद्दों को उठा सकें। इसकी पूरी तैयारी की गई थी। सदन की कार्रवाई के दौरान हर महिला विधायक को कम से कम 3 मिनट और ज्यादा से ज्यादा 8 मिनट का समय बोलने के लिए दिया गया, जिसके दौरान उन्होंने अपनी बात रखी और इस पहल के लिए विधानसभा अध्यक्ष का शुक्रिया अदा किया। आज आजादी के 75 वर्षों में पहली बार देश की सबसे बड़ी विधानसभा, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में सिर्फ और सिर्फ महिला जनप्रतिनिधियों को बोलने का अवसर दिया गया है। मैं इसके लिए आपको, सदन में बैठी सारी जो महिला प्रतिनिधि हैं, उनकी तरफ से हृदय से धन्यवाद करना चाहती हूँ। मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ आपको, उत्तर प्रदेश की
25 करोड़ की जनता में 50% की भागीदारी रखने वाली हमारी आदि शक्ति का रूप मेरी माताओं और बहनों की तरफ से। इस सत्र की खास बात ये रही कि विधानसभा कार्रवाई के दौरान नेता सदन योगी आदित्यनाथ और नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव मौजूद रहे और उन्होंने महिला सदस्यों की बात को सुना। लखनऊ से शिल्पी सेन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। यूपी विधानसभा के इस ऐतिहासिक सत्र में हिस्सा लेने वाले कुछ महिला विधायकों से भी हमने बात की। उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, मेरी सहयोगी शिल्पी ने उनसे बात की है, देखिए। रजनी तिवारी जी हैं, उच्च शिक्षा राज्य मंत्री हैं। आज का दिन तो खास रहा, ऐतिहासिक रहा, लेकिन एक अहम पहल की गई है सीआरपीसी में संशोधन की और वो पेश किया गया, कल पारित होगा। हालांकि केंद्र सरकार की मंजूरी जरूरी है। लगता है उत्तर प्रदेश की सरकार महिलाओं के लिए, उनको बड़ा तोहफा देने के लिए तैयारी कर रही है। मैं आपको बताऊं कि बहुत एक्साइटेड हूं मैं। आज का दिन बहुत मजेदार रहा। हम महिलाओं के लिए ही पूरा दिन था और सबसे ज्यादा खुशी ये है कि बहुत पहले से सदन में आ रहे थे और कभी भी ऐसा मौका नहीं मिला जो महिलाओं के लिए एक विशेष सत्र हो। और उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश का पहला ये सत्र था कि जहाँ पे महिलाओं के लिए विशेष रखा गया। ये हमारे मुख्यमंत्री जी की, अध्यक्ष जी की ये सोच है, तभी ये हो सकता है। बिना उनकी सोच से ऐसा नहीं संभव था। मैंने पहले आपको देखा था, आप उस समय बोलने में आपको थोड़ा सा संकोच रहता था, लेकिन आज आप जिस तरह से बोली, हम कहेंगे कि पूरा सदन उसको सुन रहा था और पूरे सदन ने देखा उसको, तो आपको लगता है कि बहुत ही ऐतिहासिक मौका था। और जिस तरह से विपक्ष की महिलाओं ने भी, महिला विधायकों ने अपनी आवाज बुलंद की, उससे आपको लगता है कि क्रॉस द पार्टी लाइन एक महिलाओं की आवाज बनने की बात है। जी जरूर, इस बात से मैं सहमत हूँ। और देखिए, ये यहाँ पर आज विधायक ही नहीं कि महिला विधायक बोल रही थी, क्योंकि हम सभी लोग पहले फैमिली से आते हैं, परिवार से आते हैं, तो आज हम यहाँ आकर के अपनी बात रख रहे हैं। मगर मैं उन महिलाओं की भी बात रखना चाहती हूँ जो बखूबी बहुत सुंदर से अपने परिवार को चलाती हैं, अपने बच्चों को पालती हैं और बहुत खूबी से उनकी जो भी चीजें होती हैं उनको पूरा करती हैं। और उसी में हम भी लोग आते हैं और कहीं ना कहीं महिला विधायक होने के नाते आज हम लोग कहीं ना कहीं गौरवान्वित हैं। और मैं अध्यक्ष जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ, धन्यवाद देना चाहती हूँ कि हम महिलाओं को इतना सम्मान देने के लिए, और इसलिए क्योंकि हम कहीं ना कहीं लाखों लोगों की आवाज बनकर आते हैं और यहाँ पर उनकी बात रखते हैं। तो मैं अध्यक्ष जी को धन्यवाद देना चाहूंगी आज का दिन स्पेशल बनाने के लिए। आज का मौका बेहद खास मौका था। आप हालांकि हमेशा अपनी आवाज आपकी बुलंद रही है, लेकिन उन विधायकों को जिनको बोलने का मौका बहुत कम मिलता था या संकोच करती थी, उनके लिए भी एक खास मौका। देखिए, बहुत खास मौका, जब पूरा ही दिन तय हो गया तो महिला विधायकों को लगा कि ये उनका समय है और उनका समय है। यही वाक्य आत्मविश्वास भरता है और बोलने के लिए प्रेरित करता है। तो उनका समय, उनका दिन और उनके लिए सदन, तो इसके बाद उनको बोलने के लिए माइंडसेट हुआ और इसके बाद मुखरता के साथ हमने सुना दिन भर, जिन महिला विधायकों को कभी नहीं सुना और ऐसा लगता नहीं था कि उनके मन में इतना कुछ है, लेकिन वो कितना स्वाभाविक है, महिला जनप्रतिनिधि हैं और उनकी सारी बातें आज निकल करके आई। प्रतिमा शुक्ला हैं, मंत्री हैं, ये बताइए कि आज का दिन अक्रॉस द पार्टी लाइन, चाहे महिला किसी भी पार्टी की हो, विधायक किसी भी पार्टी को, आपको लगता है कि एक सार्थक चर्चा हुई है, पहल हुई है? आगे आप उत्तर प्रदेश की महिलाओं को आप लोगों से बहुत उम्मीद है। देखिए, हम तो पूरे उत्तर प्रदेश की महिलाओं के लिए आपके चैनल के माध्यम से संदेश देना चाहेंगे कि जो आज एक इतिहास रचा गया है, इस इतिहास का जो लोग हिस्सा बने हैं, पूरे उत्तर प्रदेश की जितनी महिलाएं, वो सारी, मतलब हम लोग एक बोल रहे हैं लेकिन वो सारी महिलाएं उत्तर प्रदेश की इसका हिस्सा बनी है। सबसे कहेंगे कि अपने अधिकारों की लड़ाई बढ़ चढ़ कर लड़िए और आप अपने आप को कभी कमजोर मत समझिए। आप दुर्गा भी बन सकती हैं, तो हम ये कहेंगे शक्ति की आवश्यकता हो तो आप दुर्गा बने, और ये भी कहेंगे कि आप अपने आप को कभी कमजोर ना समझें। और अब आपको महिला सशक्तिकरण की सच्चाई को भी समझाते हैं। सवाल यही उठता है कि उत्तर प्रदेश के दोनों सदनों यानी कि विधानसभा और विधान परिषद की कुल 53 महिला सदस्यों को बोलने का मौका देना सिर्फ एक सांकेतिक है या बदलाव की शुरुआत है? उनको मॉनसून सत्र में बोलने का मौका देना सिर्फ इसी सत्र में प्रोत्साहित करने की कवायद है या फिर ये मौका उन्हें विधानसभा के हर सत्र में भी मिलेगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन इस सत्र में महिला सदस्यों को मिले मौके के बाद इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि सदन में बोलने से संकोच करने वाली महिलाओं का आत्मविश्वास यकीनन बढ़ा है। और ये आपने सुना भी
क्योंकि उत्तर प्रदेश विधानसभा में ऐसी कई महिला सदस्य हैं जो सदन में चर्चा के लिए अपने प्रश्न तो शामिल करा देती हैं, लेकिन जब बोलने का वक्त आता है तो संकोच कर जाती हैं या फिर किसी कारणवश उनको मौका ही नहीं मिल पाता। कई महिला विधायकों का यह भी कहना है कि उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया जाता। ऐसे में यूपी विधानसभा के अध्यक्ष सतीश महाना का यह कदम स्वागत योग्य है और इस तरह का प्रयास महिला सशक्तिकरण की तरफ से एक बड़ा कदम भी है, जिससे न सिर्फ महिला जनप्रतिनिधियों का आत्मविश्वास बढ़ेगा बल्कि चुनाव में उनको चुनने वाले जनता का भी विश्वास और मजबूत होगा। हालांकि बीजेपी की अदिति सिंह, बेबी रानी मौर्य, स्वाति सिंह, गुलाब देवी, कांग्रेस की आराधना मिश्रा और अपना दल की पल्लवी पटेल जैसी कुछ महिला सदस्य हैं जो मुद्दों को लेकर सदन में काफी मुखर रहती है, लेकिन उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य की राजनीति में संख्या के लिहाज से बेहद कम है और वो भी तब जब 403 सीटों वाली उत्तर प्रदेश विधानसभा में महिला सदस्यों की संख्या सिर्फ 47 है, जिनमें इस बार सबसे ज्यादा 29 विधायक पिछले 2 बार से सत्ता पर काबिज बीजेपी से हैं, जबकि 3 बार राज्य की सत्ता तक पहुंच चुकी समाजवादी पार्टी के टिकट पर 14 महिलाएं ही विधानसभा तक पहुंची हैं। वहीं एनडीए में बीजेपी की सहयोगी अपना दल एस के 3 महिला विधायक चुनकर विधानसभा पहुंची। देश की सबसे पुरानी पॉलिटिकल पार्टी यानी कि 136 साल की हो चुकी कांग्रेस की से एक ही महिला है और इस साल विधानसभा पहुंचने में सिर्फ एक महिला कामयाब हुई है। जबकि अगर बीएसपी, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी और आरएलडी की बात करें तो इनसे कोई महिला नेत्री विधानसभा में नहीं है। 100 सदस्यों वाली विधान परिषद में महिलाओं की संख्या सिर्फ 6 है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की 53 सदस्यों वाले मंत्रिमंडल में महिलाओं की संख्या 5 है। इन महिलाओं में पूर्व राज्यपाल बेबी रानी मौर्य, गुलाब देवी, प्रतिभा शुक्ल, विजयलक्ष्मी गौतम और रजनी तिवारी का नाम शामिल है। हालांकि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। पिछले 5 विधानसभा चुनावों की तुलना में सबसे ज्यादा महिला विधायक इसी बार चुनकर आई हैं, जबकि 2002 के विधानसभा चुनावों में सिर्फ 26 महिला विधायक ही चुनकर आई थी। हालांकि उसके अगले विधानसभा चुनाव में यह संख्या कम हो गई। तब 2007 के चुनाव में मात्र 23 महिलाएं विधानसभा पहुंची, लेकिन 2012 में चुनाव में यह आंकड़ा एक बार फिर से बढ़ा, क्योंकि तब 35 महिलाएं विधानसभा पहुंची थी और इसके बाद अगले 2 चुनावों से भी ये बढ़ोतरी लगातार जारी है। और यही वजह है इस साल 10 फरवरी से लेकर 7 मार्च तक हुए विधानसभा चुनावों में 47 महिलाओं ने विधायक के तौर पर जीत हासिल की, जिनमें कई महिलाएं अब सक्रिय भागीदारी निभा रही हैं। वो मानसून सत्र के दौरान अपने क्षेत्रों के मुद्दे उठा रही हैं, उन पर खुलकर बहस कर रही हैं। हालांकि 403 कुल विधायकों में 47 महिला विधायकों की ये संख्या सही मायनों में अभी भी काफी कम है। आबादी के मामले में महिला और पुरुष दोनों लगभग बराबर हैं। वोट देने के मामले में भी महिलाएं पुरुषों के बराबर हैं, लेकिन जब विधायक बनाने या फिर किसी बड़े पद की बात आती है तो आधी आबादी की नुमाइंदगी काफी कम हो जाती है। बढ़ते आगे बात करते हैं जेई यानी कि जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन की काउंसलिंग की। इसके नतीजे आ चुके हैं। अब देश के जाने माने इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेने का सपना देखने वाले लाखों छात्रों के लिए जेई काउंसलिंग की प्रक्रिया चल रही है और इसी के तहत इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन होगा। लेकिन इसीलिए यह खबर खासतौर पर आपको देखने और समझने की जरूरत है। कई छात्र हर साल टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस में सिर्फ इसलिए एडमिशन से चूक जाते हैं क्योंकि वो एडमिशन प्रोसेस को पूरी तरह से समझने में नाकाम हो जाते हैं। ऐसे में बहुत जरूरी हो जाता है कि काउंसलिंग के दौरान छात्र कुछ जरूरी बातों का खास ख्याल रखें। और ये जरूरी बातें कौन कौन सी हैं, इसे अब हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। जब भी आपको सीट आवंटित हो तो सबसे पहले अपना ऑप्शन चुनिए। बेहद सावधानी से सीट फ्रीज कीजिए। अगर आप ये ऑप्शन नहीं चुनते हैं तो ये माना जाएगा कि आपने सीट को छोड़ दिया है, और अगर आप अपनी सीट फ्रीज कर देते हैं तो ये माना जाएगा कि आपको ऑफर किया गया संस्थान और एकेडमिक प्रोग्राम से आप खुश हैं। लेकिन अगर आपने फ्लोट का ऑप्शन चुना है, इसका मतलब ये है कि बेहतर संस्थान आप चाहते हैं। जबकि तीसरा ऑप्शन है स्लाइड का,
जिसे चुनने का मतलब है कि एडमिशन लेने के बाद आप उसी संस्थान में और बेहतर पाठ्यक्रम में प्रवेश चाहते हैं। इसके बाद बारी आती है डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने की, जिसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि आप जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं वो गलत ना हो, क्योंकि गलत डॉक्यूमेंट अपलोड होने पर आवंटित सीट को कैंसिल कर दिया जाएगा। JOSSA वेबसाइट पर दिए गए फीस का समय से भुगतान आप करें। अगर आप फीस का भुगतान करने में चूक जाते हैं तो आपकी सीट को कैंसिल कर दिया जाएगा। फीस भरने के बाद आपको एप्लीकेशन उस संस्थान के रिपोर्टिंग ऑफिसर को भेजनी होगी जहां आपको एडमिशन के लिए ऑफर दिया गया है। इसके बाद अगर रिपोर्टिंग ऑफिसर आपसे कुछ जानना चाहता है तो आप अपना ईमेल और JOSSA वेबसाइट पर नजर बनाए रखिए। इसके अलावा किसी के साथ अपनी लॉगिन डिटेल्स बिल्कुल शेयर नहीं कीजिए और आपने जिस फोन से रजिस्टर किया है उसे हमेशा आप अपने पास रखिए। सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को छोड़कर IIT और NIT में सीट आवंटन प्रोसेस पूरी तरह से ऑनलाइन बेस्ड है। इसीलिए जरूरी यह है कि छात्र इन तमाम बातों का ख्याल रखकर काउंसलिंग में हिस्सा लें ताकि उन्हें अपने पसंदीदा इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन मिल पाए। इन बातों के अलावा कुछ ऐसी छोटी छोटी बातें भी हैं जो JEE काउंसलिंग में भाग ले रहे छात्रों को ध्यान में रखनी चाहिए। और ये कौन सी बातें हैं, ये बता रहे हैं JEE एजुकेशन काउंसलर शैलेश बर्णवाल। सबसे पहले कुछ बात को आपको पहले से ही प्रिपेयर करके रखना होगा। जो भी मेरिट आपकी आई हुई है, जैसे मान लीजिए आपका 10,000 रैंक आया हुआ है या 20,000 रैंक आया हुआ है, तो सबसे पहले आप एक होमवर्क कर लीजिए, अपने पेरेंट्स के साथ बच्चे कर ले कि जो लास्ट ईयर का जो कट ऑफ गया हुआ है वो आपको एक मोटा मोटी आइडिया ले लेना चाहिए कि हाँ दिल्ली में इस रैंक में कौन सा ब्रांच मिला था, किस इंस्टीट्यूट में एडमिशन मिला था, या कानपुर में कौन सा कितने नंबर पे आपका एडमिशन हुआ था। तो ये एक आपको पहले से प्रिपेयर करके रखना होगा, जिससे कि आपका बिना टाइम वेस्ट किए आप उस कॉलेज में आप अपना लॉगिन कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि आपको पहले ये सब पहले से प्रिपेयर करके रखना होगा। अब इसमें देखिए, जब काउंसलिंग का समय आता है तो उसमें आपको पूरा डेट का, एक एक डेट का आपको ध्यान में रखना होगा कि किस दिन आपको काउंसलिंग में जाके आपको आपका जो है रजिस्ट्रेशन करना है, उसमें चॉइस फिलिंग का डेट कौन सा है, चॉइस लॉकिंग का डेट कौन सा है। इसमें डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे ही डेट खत्म हो जाएगा, किसी कारण से आप मिस कर गए, भूलवश मिस कर गए, तो ये चीज आपको रिपीट नहीं होगा और आपको एक साल फिर गंवाना पड़ सकता है, ईयर ड्रॉप करना पड़ सकता है। तो सबसे पहले आप जैसे ही काउंसलिंग का डेट विंडो ओपन होता है, आप उसमें जाकर रजिस्टर कर लीजिए। रजिस्टर के बाद जो नेक्स्ट डेट आपका चॉइस फिलिंग का जो डेट आएगा, आपने प्रिपरेशन पहले से कर रखा है कि इस हमारा रैंक ये आया है और इस रैंक में इस कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा, इस ब्रांच में एडमिशन होगा। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। आपको पहले से डिसाइड करना है कि आपको कॉलेज देखना है या फिर आपको ब्रांच देखना है। तो उसी हिसाब से आप अपना चॉइस को फिल करिए। आगे बढ़ते हैं, बात अगली गुड न्यूज की करते हैं। केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं को मिलने वाली सहूलियत की सौगात दूसरे चरण तक पहुंच गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने साल 2017 में केदारनाथ परिसर के पुनर्निर्माण योजना की शुरुआत की थी। इस योजना का पहला चरण संपन्न हो चुका है, दूसरे चरण का काम पूरी रफ्तार से चल रहा है। आज प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए केदारनाथ धाम में कार्यों पर बैठक भी की और ड्रोन के जरिए केदारनाथ धाम के विकास कार्यों का जायजा भी लिया। अलौकिक, अनुपम, अद्भुत और अद्वितीय भव्यता को समेटे है केदार धाम। 4 धामों में से एक है और गुड न्यूज ये है कि शिव भक्तों के इस पावन धाम में विकास की बयार बह रही है। केदारनाथ धाम का कायाकल्प किया जा रहा है, नवनिर्माण का ये दूसरा चरण है। केदारनाथ आपदा के अगले साल यानी 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने और फिर उनकी देखरेख में बाबा भोलेनाथ के इस धाम का पुनर्निर्माण शुरू हुआ। पहले चरण के निर्माण ने केदारनाथ की तस्वीर बदल दी, दूसरे चरण में इसे और भव्य बनाया जा रहा है। भगवान भोलेनाथ के धाम में हो रहे विकास कार्यों पर प्रधानमंत्री खुद नजर बनाए हुए हैं। आज प्रधानमंत्री आवास से ही उन्होंने केदारनाथ और बद्रीनाथ में हो रहे पुनर्निर्माण का जायजा लिया।
वर्चुअल निरीक्षण में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी और मुख्य सचिव ने भी हिस्सा लिया। समय समय पर केदारनाथ जी का तो पहले से ही जो है वो चाहे वर्चुअल हो चाहे ड्रोन के माध्यम से लगातार उसकी समीक्षा करते रहते हैं। और आज केदारनाथ जी के साथ साथ बद्रीनाथ का जो मास्टर प्लान पर काम हो रहा है उस मास्टर प्लान पर भी चर्चा हुई और साथ में जो कल्चर डिपार्टमेंट है उसमें भी बहुत रास्तों में से लेकर शंकराचार्य जी की जो समाधि है उस पर बहुत सारे काम कल्चर डिपार्टमेंट के पुरातत्व विभाग के अनुसार होने हैं। उन सभी पर चर्चा हुई है और हम लोगों ने यहाँ से चूंकि जो समय सीमा तय की गई है उसमें तेजी से काम हो रहा है। इस बार गत वर्षों की तुलना में 10 गुना ज्यादा काम हुआ है और लगातार बर्फ के समय में भी काम कर रहे हैं। और जो इसका हम लोगों ने लक्ष्य लिया है कि दिसंबर 2023 तक संपूर्ण कार्य पूरे कर लिए जाए, हम उस दिशा में स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री ने ड्रोन कैमरे की मदद से विकास कार्यों का जायजा लिया। केदारनाथ में हो रहे विकास कार्यों पर जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने प्रधानमंत्री को पूरी जानकारी दी। कि जो केदारनाथ धाम में पुनर्निर्माण के कार्य उसमें एक नए ब्रिज का निर्माण भी प्रस्तावित है जिसका निर्माण कार्य शुरू किया जा चुका है। ये ब्रिज पुराने ब्रिज से ज़्यादा बड़ा और ज़्यादा लोगों को कैरी करने की कैपेसिटी का है और इसी क्रम में जो हमारा पुराना ब्रिज है उसकी जगह नया ब्रिज पास में निर्माण हो रहा है। इसीलिए जब यात्रा है उसको अभी हाट बाजार से पीछे की तरफ डाइवर्ट करके चलाया। मई 2017 में प्रधानमंत्री केदारनाथ धाम में दर्शन के लिए पहुंचे थे। उसी वक्त प्रधानमंत्री ने 700 करोड़ की पुनर्निर्माण योजना का शिलान्यास किया था और ये पूरा विकास कार्य 3 चरणों में होना है। पहले चरण में पुरोहितों के घर का निर्माण हो चुका है, आस्था पथ बनकर तैयार है, सुरक्षा दीवार का निर्माण पूरा हो चुका है, केदारनाथ धाम से पैदल मार्ग बनकर तैयार है, मंदिर परिसर को चौड़ा किया गया है, केदारनाथ के गरुड़ चट्टी तक पैदल मार्ग तैयार है, सरस्वती नदी का पुल बनकर तैयार है, मंदाकिनी नदी से गरुड़ चट्टी का पुल बन चुका है, सुरक्षा घाटों का निर्माण हो चुका है, हेलीपैड का काम पूरा हो चुका है। केदारनाथ धाम में द्वितीय और तृतीय चरण के जो पुनर्निर्माण कार्य चल रहे हैं उसमें सभी प्रोजेक्ट्स के हमारे काम तीव्र गति से गतिमान है और कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो इसी वर्तमान कैलेंडर ईयर में कंप्लीट हो जाएंगे और कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो कि बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जो कि अगले कैलेंडर ईयर तक जा सकते हैं। कोशिश यही कर रहे हैं हम लोग कि उच्च गुणवत्ता के साथ और जो हमारी लेबर ऊपर काम कर रही है उनका भी ध्यान रखते हुए हम शीघ्र सभी निर्माण कार्य पूर्ण करें। प्रधानमंत्री यहां चल रहे विकास कार्यों का पहले भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए निरीक्षण कर चुके हैं और उनकी नजर लगातार केदारनाथ के कायाकल्प पर रहती है। केदारनाथ धाम एक सुविधा संपन्न धार्मिक और आध्यात्मिक नगरी के रूप में विकसित हो रहा है। शिव धाम में आने वाले भक्तों को मंदिर में दर्शन की पूरी सहूलियत मिले, बुजुर्ग श्रद्धालु को यात्रा में किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े, यात्रियों को सभी सुविधाएं केदार घाटी में ही मिल जाएं, इसके लिए हर संभव कोशिश की जा रही है। पहला चरण पूरा होने के साथ ही मंदिर परिसर की सूरत बदलने लगी है। दूसरे चरण का काम भी पूरी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। केदारनाथ धाम को आधुनिक संसाधनों से युक्त इको फ्रेंडली टाउन के रूप में विकसित किया जा रहा है। नई केदार नगरी के निर्माण का लगभग 80% काम पूरा हो चुका है और जल्दी ही बाबा भोलेनाथ का ये धाम बिल्कुल नए रूप में दिखेगा। रुद्रप्रयाग से अंकित शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो शिव धाम को भव्य रूप देने के लिए मास्टर प्लान के तहत तेजी से काम किया जा रहा है। केदारनाथ धाम में पुनर्निर्माण के 80% काम इसका पूरा हो चुका है। आपदा के बाद से केदारनाथ में काफी बदलाव आया है। केदारनाथ श्रद्धालुओं से गुलजार है। बड़ी तादाद में श्रद्धालु यहां एक बार फिर से आने लगे हैं। केदारनाथ धाम के साथ साथ बद्रीनाथ धाम में भी विकास कार्य तेजी से चल रहे हैं। पहले चरण का काम वक्त पर पूरा होने के साथ ही पुनर्निर्माण का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है और दूसरे चरण का निर्माण कार्य भी रफ्तार पकड़ चुका है। दूसरे चरण में 188 करोड़ रुपए के 21 काम कराए जा रहे हैं, जिनमें 3 पूर्ण हो चुके हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 6 काम दिसंबर 2022 तक पूरे हो जाएंगे और बचे 12 कामों को जुलाई 2023 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। तो दूसरे चरण में समिति के भवन का निर्माण किया जाना है। इसके अलावा मुख्य पुजारी आवास और अस्पताल का निर्माण भी वहां चल रहा है। रामबाड़ा से केदारनाथ तक पैदल मार्ग का निर्माण चल रहा है। हाट बाजार का निर्माण भी वहां पर हो रहा है। रानेश्वर मंदिर पर काम चल रहा है जो 1 महीने में पूरा हो जाएगा।
मंदाकिनी और सरस्वती नदी पर सुरक्षा दीवार बनाई जा रही है। गौरीकुंड में गेट का निर्माण हो चुका है। इसमें संगम घाट का काम जून 2023 तक पूरा हो गया था। तो मास्टर प्लान के मुताबिक सभी काम दिसंबर 2023 तक पूरा कर लिए जाएंगे। केदारनाथ के अलावा इस मास्टर प्लान में बद्रीनाथ धाम भी शामिल है। बद्रीनाथ धाम को 700 मीटर की नई सड़क से जोड़ने का काम चल रहा है और इस योजना को पूरा करने के लिए बद्रीनाथ धाम के आसपास के 22 भवनों को तोड़ा गया है। भवन मालिकों को 33 करोड़ का मुआवजा दिया गया है और इस प्रोजेक्ट के बाद बद्री धाम की भव्यता देखते ही बनती है। बद्रीनाथ धाम महायोजना के पहले चरण में प्रस्तावित कार्य की अगर हम बात करें तो इस लिस्ट में क्या क्या है ये आपको बताते हैं। वन वे लूप रोड बनाने की परियोजना है। इसके अलावा यात्रियों के लिए अराइवल प्लाजा भी बनाया जाएगा, जिसमें यात्रियों को टिकट बुकिंग के साथ ही होटल की जानकारी मिलेगी और सभी झीलों का सुंदरीकरण भी होगा। घाटों का नए सिरे से मरम्मत की जाएगी। लेक फ्रंट डेवलपमेंट भी किया जाना है। साथ ही हॉस्पिटल एक्सटेंशन का कार्य भी इस लिस्ट में शामिल है। साथ ही बद्रीनाथ के लिए बाईपास सड़क भी बनाई जा रही है।